Question number 21. Ionization energy of lithium is 520 किलोजूल पर मोल. 1 के लिए 1 मोल के लिए 520 किलोजूल चाहिए, यही है ना. तो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 70 मिलीग्राम ऑफ लिथियम एटम्स इन गैसेस स्टेट. 70 मिलीग्राम के लिए कितना चाहिए? ठीक है, तो 1 मिलीग्राम मतलब लिथियम का मोलर मास कितना होता है? 3 और इधर ये 7, ये होता है ना. हाँ, 7 ग्राम लिथियम requires what 520 into 10⁻³ जूल, यही है ना. तो कितने ग्राम के लिए बोला उसने? 70 मिलीग्राम के लिए कितना होगा? लिथियम एटम्स इंटू Li प्लस आयन. तो 70 मिलीग्राम के लिए कितना होगा ये देखना पड़ेगा तुम्हें. मतलब 70 इंटू 10⁻³ ग्राम के लिए कितना होगा? कैलकुलेट करो, बताओ क्या आंसर आ रहा है. कितना आ रहा है बताओ. हाँ, कितना आ जाएगा? मतलब ये यूनिटरी मेथड यूज करो. इसके लिए इतना तो इसके लिए कितना? कैलकुलेट. डायरेक्ट सामने तो आंसर है. ये कैंसिल हो गया. ये 0 ना, मतलब 5.2 किलो जूल. ओके, 22 भी बोला तुम लोगों ने, है ना. द आईपी ऑफ हाइड्रोजन एटम इज 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम. तो ये तो मालूम है, एक एटम को आयनाइज करने के लिए 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए. तो 500 मिलीग्राम के लिए कितना चाहिए? सेम है, थोड़ा करके बताओ. वही क्वेश्चन हो गया ना फिर, कि 1 एटम के लिए इतना देना पड़ रहा है, एक एटम के लिए इतना देना पड़ेगा. तो 500 मिलीग्राम में कितने एटम होंगे? 500 मिलीग्राम में कितने होंगे? 1 एटम 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. सिंपल क्वेश्चन सब मोल कंसेप्ट का. 500 मिलीग्राम हाइड्रोजन. इसमें कितने एटम होंगे? तो नंबर ऑफ एटम्स कितना होगा? 500 इंटू 10⁻³ बाई एटॉमिक मास 1 इंटू Na. कितने एटम्स होंगे? एनर्जी कितनी चाहिए? 500 इंटू 10⁻³ इंटू 6 इंटू 10⁻23 इंटू 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. नाउ कैलकुलेट. कैलकुलेट करके बताओ. हाँ, 5.2 किलो जूल ना. ओके.
तो पहले वाले का आंसर बता रहा हो तुम, इसका कितना है, इसका कैलकुलेट करो। चलो तो ये दो का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट। और कौन सा डाउट है? क्वेश्चन नंबर 28, 31, 35, 40, 47, 15 मेंस। मेंस में ये सब भी है क्या? 50 तक क्वेश्चन है? 25 तक ही है ना, 1 to 25 ना? वन टू 25 करके बताओ तुम लोग, शायद पूरा पूरा वो कैलकुलेट करके बता रहे हो इतना ऐसे इतना। सर ने जो ग्रुप पे भेजा है, केमिस्ट्री में 1 to 25, फिजिक्स में 1 to 25, मैथ में 1 to 25, उसके अकॉर्डिंग डिकोड करो। जैसे 21, 22 मैंने बताया। अब नहीं तो 35 बोलो तो ढूंढना पड़ेगा मुझे, 35 कौन सा होगा। 23rd एंड 25th भी बता दूंगा। ओके ठीक है। 23rd, consider the following species and find how many of them are polar and work as Lewis acid। कौन से पोलर हैं और लुइस एसिड भी है? ये अभी नहीं है, ये आउट ऑफ सिलेबस चला गया फिर तो। ये पोलर नॉन पोलर बॉन्ड तुम्हें कोवेलेंट बॉन्ड में जाके पढ़ना है, और उसमें भी डायपोल मोमेंट में। ये अभी नहीं दे सकते वो, ये गलती से दे दिया गया। जिससे क्या होगा कि हम लोग अभी डायपोल मोमेंट पढ़ेंगे तब कर सकते हो। हाँ शुभम बोलो। हाँ शुभम बताओ। हेलो सर। नहीं आवाज आ रही, जोर से बोलो। सर जो 25th क्वेश्चन है, जेड इफेक्टिव ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन 23rd अभी कर रहे हैं हम लोग, तो कोई और क्वेश्चन बोल रहे हो तुम? सर जो 25th क्वेश्चन है ना, जेड इफेक्टिव। हाँ हाँ, कुछ होगा, ऐसा हो सकता है। हाँ बोलो। हाँ सर, उसमें आप एक बार कैलकुलेट करो ना वो। ओके ओके, उसे लिख दो 25, कैलकुलेट करो पहले। 23rd तो हो जाने दो, इसमें डाउट हो तो बोलो, जो डिस्कशन चल रहा है ना हाँ सर। उसमें जो डाउट होता है रेज हैंड करो। ओके। हाँ सर। सॉरी सर। हाँ हाँ ऑल। हाँ तो 23rd का डिस्कशन में ये जैसे CO2 है, तो CO2 में पोलैरिटी आएगा। यहाँ से यहाँ पे क्या होगा, ये पुल करेगा तो डेल्टा माइनस, यहाँ डेल्टा माइनस, यहाँ 2 डेल्टा प्लस। बट डाइपोल मोमेंट जो होगा ना, ये नॉन पोलर होता है। इसके पीछे रीजन क्या है? डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन इधर से इधर, इसका भी इधर से इधर आएगा। तो म्यू नेट, म्यू डाइपोल मोमेंट 0 हो गया, इसका मतलब ये नॉन पोलर हो गया। मतलब मान लो डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, 10 न्यूटन का फोर्स इस साइड, 10 न्यूटन का फोर्स इस साइड, तो फोर्स कैसे नेट 0 हो जाता है। उसी तरह इधर भी उतना ही पोलैरिटी, इधर भी उतना पोलैरिटी, तो 0 होता है। तो एक एग्जांपल मैंने दिया कि इससे हम लोग पोलैरिटी मेजर करते हैं। सो पोलैरिटी इज मेजर्ड बाय मॉलिक्यूल इज measured by dipole moment. Meanwhile, anyone can tell me the syllabus of the next जो भी है चैप्टर, नेक्स्ट टेस्ट, उसमें क्या सिलेबस है? कंप्लीट केमिकल बॉन्डिंग ही है ना, कि उसके आगे भी कुछ है? सो वी कैन प्लान कि हाउ मेनी एक्स्ट्रा लेक्चर डू आई नीड, डू आई रिक्वायर। क्वेश्चन में लिख दो। हाँ थोड़ा मुझे टेस्ट डेट में बता दो क्या क्या है सिलेबस में। बस ओनली केमिकल बॉन्डिंग कंप्लीट, और कुछ नहीं लिखा था ना, रेडॉक्स वगैरह? हाँ ठीक है, ओनली ओनली केमिकल बॉन्डिंग भी बहुत बड़ा है, तो देखेंगे। राइट। ओके। हाँ 24 ना, ठीक है। केमिकल बॉन्डिंग में भी थोड़ा पहले ही खत्म करेंगे। नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड्स इन C3O2।
पढ़ना आयोनिक बॉन्ड तक, कोवैलेंट बॉन्ड पूछ रहे हैं, है ना। बट ये स्ट्रक्चर ऐसे होगा। आप काउंट कर लो कितने बॉन्ड दिख रहे हैं। एट दिख रहा है ना, हाँ वही होगा। तो इसका स्ट्रक्चर बनाना डिफिकल्ट होगा। किसी का आंसर शायद ही आया, किसी का आंसर आया था क्या? आ गया था, गुड। किसने आंसर किया देखो। आई थिंक नील ने किया, राइट? साहिल ने। साहिल, ओके। कैसे तुमने गेस किया? पहले कहीं देखा था स्ट्रक्चर? हाँ, ओके। तो ये सब स्ट्रक्चर वेल नोन है, आज समझ में आ गया। अब आगे के लिए याद कर लो, केमिस्ट्री ऐसा होता है जो नॉलेज जहां पे मिल जाए वहीं पे रिक्वायर उसको लर्न कर जाओ। बार बार एग्जाम में आते ही रहेंगे, वो सब फेमस क्वेश्चन होते हैं, कुछ वही आते रहते हैं। ये भी आते रहेगा तुम्हारे। नाइट्रोजन का हम लोग को जेड इफेक्टिव निकालना है, ओके। 1s2 2s2 2p3। इसमें 6 इलेक्ट्रॉन, ओके। तो सिग्मा जो होगा इसके कितने होंगे? 6 इलेक्ट्रॉन होंगे जिनका प्रोडक्शन कितना होगा? 0.35। प्लस 2 इलेक्ट्रॉन होंगे जिनका प्रोडक्शन कितना होगा? 0.85। कितना हो गया ये? 2.1 और ये 1.7, 3.8। नहीं, 4 था ना, ये रॉन्ग हो रहा है ना। 4 इंटू दैट ना, 5 तो वही है। ये वैल्यू 4 था, आप बताओ। 4 इंटू 0.35 तो 1.4 प्लस 1.7, 3.1। फिर जेड स्टार का वैल्यू होगा 7 माइनस 3.1, ये हो जाएगा 3.9। यही है ना, सोच लो। हाँ, करेक्ट आंसर 3555 दिया हुआ। कुछ ओके ओके। हाँ, क्या था? करेक्ट आंसर 3.55 दिया हुआ है, ओके। ऐसे कैसे दे सकते हैं वो, रुक जाओ। 3.55। इसको चेंज कराना पड़ेगा। ठीक है, इसको चेंज करा देता हूँ, ओके। और कौन सा क्वेश्चन है? यहाँ से चेंज हो जाएगा, 3.9 विल बी द करेक्ट आंसर, ओके। 3.8 की 3.9? देखो ठीक से क्या है, 2 इंटू 0.85 ना। 0.35, 0.85, नहीं 3.9 ना।
कैलकुलेशन देख लो, कैलकुलेशन सही है ना? ठीक है, 3.9 करा देता हूँ मैं इसे, हो जाएगा। ओके, बाय मिस्टेक 3.8 तुमने लिख दिया। अच्छा, बाय मिस्टेक लिखा, मुझे लगा कैलकुलेशन तुम बोलो। हाँ, 3.9 आ जाएगा शुभम, वहाँ चेंज हो जाएगा आंसर। ओके, जेई मेंस में अब आगे बताओ। 21 to 25 कर दिया, क्वेश्चन नंबर 10, इससे पहले भी लोगों ने पूछा। हाँ, अब ऐसे बताओ 1 to 5 में कौन सा डाउट है? नहीं तो ऐसे मुझे सर्च करके आगे पीछे करना पड़ेगा। 1 to 5 में क्वेश्चन नंबर 3, और कोई है 1 to 5 में? ओके, 3। विच ऑफ द फॉलोइंग एटम्स एंड आयंस आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक? आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज मैंने बोला ही था, क्या आएगा ही आएगा, है ना, जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम हो। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसमें सेम है वो बताना था, राइट? तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करें तो देखो क्या गिवन है। Al3+ में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 13 होते हैं ना, 3 बाहर कर दो, 10 हो गया। F में कितना होता है? 9 इलेक्ट्रॉन होता है, तो वो नहीं होगा आइसो इलेक्ट्रॉन, 10 और 9 अलग अलग हो गए। Cl- में 18 होगा, 17 + 1 18। ऑक्सीजन में कितना होगा? 8 + 2 10 होगा, है ना। इसका साइज क्या पढ़ा था ना हम लोगों ने, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज का साइज वही था ना, जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम हो। सोडियम 11 इलेक्ट्रॉन होंगे, वो भी नहीं होगा। मैग्नीशियम 12 में से 2 गया, 10 बच गया। 10 किस में है? Al3+ में है, Mg2+ में है, और O2- में। बाकी अलग है, फ्लोरीन में 9 है, Cl- में 18 है, सोडियम में 11 है। ये तीन एक जैसे हो गए, तो ये कौन सा आंसर होगा? एल ओ, आंसर ए जाएगा ना फिर। क्लियर हो गया? किसका डाउट था? साहिल। साहिल, तुमने ये कैसे रॉन्ग कर दिया? आइसो इलेक्ट्रॉनिक की सबसे, वो कैसे रॉन्ग हो सकता है? अच्छा, कुछ कंफ्यूजन हो गया होगा, सिली मिस्टेक्स। हाँ, एक्साइटमेंट, यस, राइट। अदरवाइज ऐसे रॉन्ग नहीं हो सकता ये। ओवरऑल वैसे भी तुम्हारा 72 मार्क्स है, तो एक्सपेक्टेड है कि ये सब छोटे मोटे चीजें। बट क्या होता है, ह्यूमन माइंड है, कई जगह सिली मिस्टेक्स हो जाती है, छोटी छोटी चीजें, है ना। तो एकदम ध्यान देकर हर एक क्वेश्चन को न्यू समझ के उस समय अटेम्प्ट करना चाहिए। जितना पुराना सॉल्व हुआ नहीं सॉल्व हुआ उसको कैरी नहीं करना है, हर एक क्वेश्चन को फ्रेश अटेम्प्ट करते जाना है। ओके, नेक्स्ट बताओ। वो 5 हो गया ना, 6 to 10 में? 10, 6, 6 and 10 बोथ। ओके, ठीक है, तो 6 देखते हैं। How much energy in joules must be needed to convert all the atoms of sodium to sodium ion present in 2.3 मिलीग्राम ऑफ सोडियम वेपर? ये तो फिर से रिपीट हो गया क्वेश्चन। आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ सोडियम एटम ऐसा ही वाला था, 2 क्वेश्चन था कि 1 मोल के लिए, मैंने बोला था ना, आई सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसका, आयोनाइजेशन एनर्जी वही दे रहे हैं बार बार, है ना।
आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ सोडियम कितना है 495 किलो जूल पर मोल, मतलब एक मोल के लिए 495 किलो जूल देना था, मतलब 23 ग्राम के लिए 495 किलो जूल, तो 2.3 मिलीग्राम के लिए क्या होगा अभी बता दो। एक मोल मतलब 23 ग्राम सोडियम को आयोनाइज करने के लिए 495 किलो जूल देना है, तो 2.3 मिलीग्राम के लिए कितना देना पड़ेगा, यही पूछा है ना, बताओ क्या आंसर होगा। ओके, नाइन्थ, नाइन्थ भी। अब कोवैलेंट बॉन्ड वगैरह वो लोग शायद इसलिए दे रहेंगे, पहले कभी पढ़ा होगा, कोवैलेंट सिलेबस में तो था नहीं कोवैलेंट बॉन्ड, फिर भी वो मान के चल रहे 9th 10th में उतना तो पढ़ा हुआ तुम लोग का, है ना। किसमें आयोनिक एज वेल एज कोवैलेंट बॉन्ड होगा, तो पहला सीधा ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जितना है एल्केन एल्कीन एल्काइन सब कोवैलेंट बॉन्डेड है, पी ब्लॉक वाले, पी ब्लॉक वाले बी भी है, डी भी है। आयोनिक कंपाउंड एक ही में आ सकता है जब वो एस ब्लॉक का हो या डी ब्लॉक का हो, तो क्या हो गया, एक ही है ना जिसमें मेटल है, बाकी मेटल के अलावा कोई बताता ही नहीं, तो सी होगा, सी में तुम्हारा फिर दोनों होगा ना, मतलब डायरेक्ट तुम बता सकते थे आयनिक मतलब तो वही होगा, बाकी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल तो मालूम है क्या होता है, तो क्या होगा के प्लस सी पे एन माइनस, इसमें यहाँ पे कोवैलेंट बॉन्ड है और यहाँ पे आयनिक बॉन्ड है, और अगले बार देखना पूछेंगे कि किसमें तीनों होता है, तो ये NH4Cl एक फिक्स एग्जाम्पल है, पूछते ही रहते हैं, इसमें तीनों बॉन्ड मिल जाता है तुम्हें, ये ऐसे हो जाता है NH3 आता है, H प्लस आता है, इसको कोऑर्डिनेट बॉन्ड दे देता है, और यहाँ पे Cl माइनस होता है, इसमें सब हो जाता है, कोवैलेंट भी, कोऑर्डिनेट भी और आयनिक भी, ये तभी जब कोऑर्डिनेट पढ़ाऊंगा तब समझ में आएगा, मगर इसमें भी तीनों बॉन्ड्स होते हैं, तो दोनों बॉन्ड बुत करना था तो केसीएन होगा, क्लियर हुआ अभी आनंद जी। 9 and 11 रिपीटेड सेम, ओके, ऐसे कैसे मिस्टेक कर दिया उन्होंने। ओके, क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है 10 देखें। Among the following the maximum covalent character is shown by, हाँ ये तो बोला था एक आएगा ना, तो देखो क्या वेरिएशन है, कैटायन के एनायन, एनायन तो ठीक है Cl माइनस ही है ना, फजांस रूल जो था, जो बोला था कि बहुत सिंपल से क्वेश्चन आएगा, फजांस रूल से क्या था, तो एनायन सेम हो गया था, एनायन देखना ही नहीं, अब कैटायन पे जाओ, कैटायन का क्या था, हाई चार्ज डेंसिटी ना, जितना ज्यादा चार्ज रहे उतना कोवैलेंट, और जितना छोटा साइज रहे उतना कोवैलेंट, तो चार्ज मेन रूल है, तो चार्ज किसी पे ज्यादा है क्या, एग्जाम्पल ही कराया था, एल्यूमिनियम पे +3 है, आयरन पे +2, Mg पे +2, Sn पे +2, तो आयरन एल्यूमिनियम पे +3 है तो कोवैलेंट होता है ना, बताया था ना LCl3 कोवैलेंट होता है, वाटर में डालोगे तो आयनिक बन जाता है, रीजन हाई हाइड्रेशन एनर्जी, LCl3 कोवैलेंट है, फाइजेंस रूल है ना, अब ये अगले बार देंगे कि ये वाटर में डालते हो तो क्यों आयनिक बन जाता है, नहीं ये तो पढ़ा चुका मैं, ये भी बताया था क्यों आयनिक बन जाता है, हाईली हाइड्रेटेड, Al3+ इज हाईली हाइड्रेटेड ना, ऐसे फिक्स वाले क्वेश्चन है जो आईटी में आते रहते हैं, आईआईटी कंप्लीट करना कुछ भी नहीं किया ना, प्रीवियस ईयर जितने भी 40 साल के आईआईटी जेई के क्वेश्चन है उसको ठीक से समझ गया ना, तो वही क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं केमिस्ट्री में,
कुछ भी न्यू नहीं, यही सब घिसे पिटे क्वेश्चन है, वही आते रहेंगे। फिर भी हम लोग का दिमाग घिस जाता है, जाकर वो एग्जाम में भी गलती करा तो कैसे। मैं बार बार पूछता हूँ 1 लीटर वाटर में कितना इलेक्ट्रॉन होंगे, फिर भी तुम लोग में 2 ही बच्चे आंसर करेंगे, बाकी सब रहो। वही 2 आईआईटी में जाते हैं, वही चीज है, इसमें और कुछ नहीं। आईआईटी बस इतना ही का नाम है, जिसने मेहनत किया वो आगे आएगा। वो मैटर ही नहीं किसको एक बार समझ में आ रहा है, जो रोज 8-10 घंटे पढ़ रहा है उसको जाना ही है, कुछ भी कर लो आईआईटी जाएगा ही जाएगा, रोक ही नहीं सकते उसे तो। वो बार बार इन चीजों को रिपीट करेगा, इतने बार रिपीट होगा कि उसके दिमाग में देखते देखते वो आंसर कर देगा। पहली बार में किसी को भी प्रॉब्लम आ सकता है, और जो 8-10 घंटे पढ़े उसको तो कोई कोई नहीं रोक सकता आईआईटी में जाने से। ओके, इसके बाद कौन सा था अब? 11 to 15 में बताओ। 11 बता दिया आनंद ये, और 11 to 15 में नहीं है। 16 to 20। 16, 15 and 16, ओके। द फर्स्ट आयनाइज एनर्जी स्मॉलेस्ट फॉर द विच इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। हाँ, आई किसका होगा, तो ये तो पूरा टेबल दिया था 15 का। पहला कौन सा है? नाइट्रोजन। दूसरा कौन सा? ऑक्सीजन। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और इनर्ट गैस। हाँ, इसमें तुम्हें बताना है आयनाइज एनर्जी। हाँ नंदी, ये हो जाना चाहिए था। आखिर जाके सिंपल वाला रॉन्ग करा है ना तुम। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन में किसका होगा आयनाइज एनर्जी? तो आई क्या होता है? इधर इंक्रीजेज, और एक एक्सेप्शन था, याद करो कौन सा था एक्सेप्शन। नाइट्रोजन गोज आफ्टर ऑक्सीजन, तो लोएस्ट ऑक्सीजन हुआ ना। I1 का ये हाल है, तो I2 का क्या होगा? आयोनाइजेशन एनर्जी 2 मैंने बोला था जल्दी किसी से नहीं होता, ये तो I1 ही पूछा उसने। हाँ, तो इसका आंसर ऑक्सीजन होगा ना। नाइट्रोजन एक्सेप्शन था शुभम, कहाँ तुम नाइट्रोजन कर रहे हो? अरे वो एक्सेप्शन था, ये था ना LIBE, याद करो। अब इससे ज्यादा इजी क्या पूछ सकते हैं, पढ़ाए वो बस पूछ ले रहे हैं। इसको इधर कर लिया, यही ऑर्डर हो गया था ना, LIBC। अब इससे इजी क्या पूछ सकता है आईटी, बताओ। थोड़ा तो ट्विस्ट करेगा ना। ये 4 दे दिया, इसमें पूछा कि लोएस्ट कौन सा। इसमें तो लोएस्ट ये हुआ ना, ऑक्सीजन। ओके। हाँ, एन एक्सेप्शन बोल रहे हो शुभम, ओके ओके। राइट, आंसर इज बी करेक्ट। हाँ, मैंने एक्सेप्शन बोला था, इसमें एक्सेप्शन था नाइट्रोजन, यस। 16 हो गया आनंदी, फिर तुमने इसीलिए मार्क्स थोड़ा कम आया तुम्हारा, 51 आया ना केमिस्ट्री में। ये सब रिवाइज सही से नहीं किया तुमने। एक चीज याद रखो, आईटी में जो रिवीजन करता है उसी का होता है। जो बहुत सारे इंटेलिजेंट बच्चे मिलेंगे जो एक बार में समझ जाते हैं, बट वो घर पे पढ़ते ही नहीं है। वैसे मिल जाएंगे कि वो पढ़ ले तो अंडर 100 आ जाए, बट वो घर पे पढ़ते नहीं। वो टाइम पास करते रहते हैं, 2-4 घंटा पढ़ा छोड़ दिया, तो 2-4 घंटे पढ़ने वाले का क्या हो सकता है? फिर उनका अल्टीमेटली आईटी भी नहीं मिलता है, एनआईटी भी नहीं मिल पाता, फिर वो लोकल लेवल कॉलेज में फिर जिंदगी भर एक अच्छा दिमाग लेके भी तरसते रहते हैं। उनसे अच्छे वो होते हैं जो ये 1 साल दिन रात करके पढ़ लिया, फिर जिंदगी भर एंजॉय करते रहते हैं, फिर जरूरत ही नहीं है। तो किसी को एक बार में समझ में आया चाहे नहीं है, मुझे हार्डली इट मैटर्स, एक बार लर्न हो गया तुम्हारा काम हो चुका है। हाँ, ये आईआईटी में सेम चीज आती है, देखना ना सब एकदम एग्जैक्टली सेम। क्या केमिस्ट्री में न्यू पूछ लेंगे? केमिस्ट्री में यदि कुछ टफ लगता है तो बस समझो कि वो 1 बार के लिए 2 बार के लिए, उसके बाद एकदम इजी हो जाएगा। केमिस्ट्री में टफ करके कुछ है ही नहीं।
पहली बार के लिए टफ जरूर बोल सकते हो, हाँ पहले बार समझने में टफ लगा, 2 बार समझने में टफ लगा, बट 5वीं 6ठी 10वीं बार रिपीट करते करते सब इजी हो जाएगा, टिप ऑफ द टंग हो जाता है, देखा नहीं कि आंसर हाँ ये होगा, ऐसा होने लगता है। फिर ये सब देखो दास वगैरह सब 20 मिनट में केमिस्ट्री का पेपर कर जाते थे, यही सब उनको भी समझाया था, तो वो भी समझ गए, इतने बार रिपीट किए केमिस्ट्री को कि केवल 20 मिनट में कर जाते थे केमिस्ट्री, बाकी फिजिक्स मैथ में देते थे वो 2 घंटे 40 मिनट। तुम लोग भी वही करो, मैं बार बार यही बोलूंगा कि 2 घंटे रिवीजन के लिए रखो अपना डेली, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, वो पुराने सारे चैप्टर रिवाइज करते रहो कि कुछ भी भूलो मत। नहीं तो एक बार भूल गए ना कि एटॉमिक का स्ट्रक्चर याद ही नहीं आ रहा, मोल कंसेप्ट याद ही नहीं आ रहा, तो 2 साल बाद जीरो हो जाएगा, 2 साल बाद जाओगे तो तुम्हें लगेगा बोर्ड कैसे पास करूं। तो बच्चे बोर्ड में फेल हो जाते हैं, क्योंकि वो 10th तक समझता है कि 10th में तो बताइए था कि 15 दिन पढ़ा और मालूम चला 90% आ गया, 95% आ गया, वो ठीक है 10th अलग होता है, जब वो 15 दिन पढ़ के भी आ जाता है, बट यहाँ 15 दिन क्या 2 महीने भी लास्ट में पढ़ लो तो भी फेल कर जाते हैं सब, 2 महीने भी दिन रात पढ़ा तो भी फेल करते हैं। इसको कंटिन्यूअस पढ़ना पड़ता है, कंटिन्यूअस रिवीजन चाहिए सबको, तब होता है। तो थोड़ा रिवीजन बढ़ाओ अपना, स्टडी आवर्स बढ़ा दो तुम लोग, स्टडी आवर्स 8-10 घंटे या जितना हो सकता है उतने पढ़ के देख लो, टॉप रैंक में तुम लोग रहोगे फिर। ओके, 16 के बाद कौन सा था? हो गया, इधर हो गया 15 16, हाँ अप टू 20 तक में और कोई नहीं है, इधर हो चुका पूरा मेंस का। एडवांस का बताओ फिर। हाँ मेंस 10, ओके। एडवांस में लिखो कौन कौन सा मैं एडवांस ओपन करता हूँ। एडवांस किधर होगा? बताओ कौन कौन से एडवांस में। क्वेश्चन नंबर 2, हाँ 1 to 5 में बताओ। 2, 3। क्वेश्चन नंबर 2 and 3, ओके। 11th में ऑल ऑप्शंस पे राइट, अच्छा उसको चेक करेंगे साहिल हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 and 3, ओके। ठीक है, सेकेंड एंड थर्ड। An electrovalent compound does not exhibit space isomerism due to, अरे स्पेस आइसोमेरिज्म मतलब स्पेस में अरेंजमेंट अलग हो, जैसे सिस और ट्रांस, और ये डायरेक्शन ही नहीं है इसका, तो स्पेस में अरेंजमेंट कैसे अलग होगा? ये तो नॉन डायरेक्शनल बॉन्ड था ना, बताया था ना, Cl- लोगे तो मैग्नेट की तरह Na+ चारों ओर से आ गया, तो वो कहाँ से दिखाएगा? Cl- लोगे तो Na+ इधर से भी आ गया, Na+ इधर से भी आ गया, Na+ इधर से भी आ गया, इधर से भी आ गया, वो सब कोवेलेंट कंपाउंड का काम है आइसोमेरिज्म। कोवेलेंट कैसा आइसोमेरिज्म दिखाता है? जैसे ये ले लो, Cl- CH, डबल बॉन्ड C- CH- Cl, इसमें दो अरेंजमेंट हो जाता है, एक हो जाता है सिस जिसमें दोनों हाइड्रोजन सेम साइड हो जाए, तो देखो अरेंजमेंट अलग अलग हो गया ना, और एक में क्या हो जाता है, Cl अपोजिट अपोजिट चले गए, ऐसे हो गया। इस अरेंजमेंट को क्या बोल रहे हो तुम? अरेंजमेंट अलग अलग हो गया ना, इसमें दो हाइड्रोजन के बीच का डिस्टेंस अलग है, ये सिस कहलाता है, ट्रांस कहलाता है। तो आइसोमेरिज्म और कौन सा दिखाता है? कोवेलेंट कंपाउंड। कोई भी आइसोमेरिज्म कोवेलेंट कंपाउंड ही दिखाएगा। ये क्या दिखाता था? आइसोमॉर्फिज्म। बताया था ना, आयनिक कंपाउंड क्या दिखाता है? आइसोमॉर्फिज्म। और कोवेलेंट क्या दिखाते थे?
आइसोमेरिज्म, आइसोमर्स पढ़ा होगा तुम लोगों ने शायद। ये नॉन डायरेक्शनल है। जब कोई डायरेक्शन ही नहीं है तो कैसे बताओगे? इसमें डायरेक्शन फिक्स था इसलिए हुआ ना। इसका भी डायरेक्शन फिक्स नहीं होता तो चारों से एच और सी एल जहां मन वहां से आके अटैक कर जाते हैं। यहाँ तो फिक्स हो गया ना, यहाँ डिस्टेंस d1 है, यहाँ d2 है, तो दोनों हाइड्रोजन सेम साइड वाले को सिस बोलते हैं, अपोजिट को ट्रांस बोलते हैं। ये एक एग्जांपल दिया, इस तरह से कई तरह का आइसोमेरिज्म आ जाता है। तो आइसोमेरिज्म टर्म ही है कोवेलेंट के लिए। आई थिंक क्लियर। क्लियर। ओके। थर्ड देखो, हाइपर वैलेंट कौन सा है? ये तो डायरेक्ट मेरे नोट्स का ही है। किसमें तुम्हें लग रहा है कि वैलेंसी ज्यादा है? जो ज्यादा बॉन्ड बना रहे हो। क्लोरीन कितना बॉन्ड बनाता था? ClO4 माइनस, VF3, 6 इलेक्ट्रॉन, याद है? और बाकी सबका बताया था कि कितना बॉन्ड होता है, निकालना बताया था मैंने। ClO4 माइनस, VF3 सल्फेट, CO3 2 माइनस, ClO4 माइनस, VF3, CO3 2 माइनस, SO4 2 माइनस। हाँ, तो किसमें 4 बॉन्ड से ज्यादा दिख रहा है? ये अच्छे से किया था हम लोग ने कि क्लोरीन यहाँ पे 7 बॉन्ड बनाता है, तो लोन पे 0 हो जाता है। और टोटल इलेक्ट्रॉन्स के पास कितना है? 1 2 3 4 5 6 7, मतलब 14 इलेक्ट्रॉन हो गया ना BF3 में। टोटल बोरॉन पास 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता ही है, मैक्सिमम डबल होकर 6 हो गया। तो ये हाइपो हो गया, ये हाइपर हो गया। कार्बोनेट ना हाइपो ना हाइपर, ये ऑक्टेट हो गया पूरा। ये एग्जैक्ट वैलेंसी हो गई। 8 होना चाहिए था, 8 है। सल्फेट, ट्वेल्व इलेक्ट्रॉन, यही है ना? तो हाइपोवैलेंट कौन सा हो गया? किसमें ऑक्टेट से ज्यादा? एक्सपैंडेड ऑक्टेट, यही है ना? ये एक्सपैंडेड ऑक्टेट या हाइपर वैलेंट, और ये हो गया हाइपोवैलेंट। ये कहाँ था? एक्सेप्शन ऑफ ऑक्टेट रूल। क्लियर हो गया? अब बताओ आगे 6 to 10 में। वहां स्ट्राइक नहीं किया है ना? 6 to 10 में नहीं? ओके। 11 to 15, 11 to 15। उधर भी नहीं है? तो कौन सा डाउट है बताओ, सीधे डाउट लिखो, मतलब बहुत कम डाउट है। 12। ओके, सो हम 12। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटीज? अच्छा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ऑर्डर आया था। आई थिंक इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ऑर्डर तो आ जाना चाहिए था, डायरेक्ट नोट्स वाले क्वेश्चन होंगे सब। पहले में क्या हो गया?
फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। नहीं, क्लोरीन एक्सेप्शन था ना, क्लोरीन देन फ्लोरीन देन ब्रोमीन देन आयोडीन। थर्ड पीरियड का ग्रेटर देन ये था, सेकंड। ओके, नेक्स्ट में बताओ। कार्बन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, फ्लोरीन, तो ये तो ऑर्डर ही बताया था, नाइट्रोजन इधर चला जाता था, इनर्ट गैस था ना वो, ये ऑर्डर देख लेना। नाइट्रोजन ये तीन ही बताया था, नाइट्रोजन ग्रुप 2 ग्रुप 18 बहुत कम होता है, तो कार्बन के बाद नाइट्रोजन कैसे आएगा, है ना। नाइट्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, तो यही होगा ना, नाइट्रोजन पहले आ जाता है, फिर लिथियम, बोरॉन वगैरह थे, वो ऑर्डर देख लेना एक बार, राइट। और इधर क्या था डी में, कार्बन, सिलिकॉन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। हाँ, थर्ड पीरियड का ग्रेटर देन सेकंड पीरियड, तो सिलिकॉन का ग्रेटर देन कार्बन था ना, क्लोरीन ग्रेटर देन फ्लोरीन, ऑक्सीजन ग्रेटर देन नाइट्रोजन, सॉरी, सल्फर ग्रेटर देन ऑक्सीजन, फॉस्फोरस ग्रेटर देन नाइट्रोजन, सिलिकॉन ग्रेटर देन कार्बन। तो ये डायरेक्ट नोट्स वाले क्वेश्चन है, नोट्स रिवाइज करो, सब हो जाएगा। 14, ओके, 14 के बताओ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। अच्छा, ट्रू की बात कर रहे हैं, ठीक है। ट्रू में क्या होगा, आयोनाइजेशन एनर्जी इज इनवर्सली रिलेटेड टू स्क्रीनिंग इफेक्ट। जितना ज्यादा स्क्रीनिंग इफेक्ट होगा, जितना ज्यादा, उतना वो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्शन फोर्स कम मिलेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन आराम से बाहर जाता है। मतलब बीच में इलेक्ट्रॉन का क्लाउड बिल्कुल भर दो, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन तो थोड़ा भी एनर्जी दो तो बाहर आ जाएगा। मतलब हाइयर द स्क्रीनिंग इफेक्ट, लोअर विल द वैल्यू ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी। ये तो करेक्ट है। दूसरा, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ बेरिलियम एंड मैग्नीशियम आर ग्रेटर देन द बोरॉन एंड एल्यूमिनियम। तो ये तो एक्सेप्शन ही है, ये तो डायरेक्ट हो गया है ना। बेरिलियम का बोरॉन से ग्रेटर है, मैग्नीशियम का एल्यूमिनियम से ग्रेटर। एटॉमिक एंड आयोनिक रेडियाई ऑफ नियोबियम एंड टैंटलम आर सेम। ये 45D सीरीज है क्या, वो चेक करो। 45D सीरीज है तो सेम होगा, याद है ना 3D सीरीज का, देन 45D में लेंथ नाइट कॉन्ट्रैक्शन आ जाता था। तो ये एक ही ग्रुप के, वेनेडियम, नियोबियम, टैंटलम ऐसा था ना, ये दोनों का सेम होगा। स्कैंडियम, टाइटेनियम, जिरकोनियम। ओके, मेटालिक एंड कोवेलेंट रेडियस, कौन सा ज्यादा कौन सा कम, ये तो पहले भी किया था हम लोगों ने, है ना। कोवेलेंट रेडियस कम होता, मेटालिक ज्यादा होता था, ये भी करेक्ट है, तो ऑल करेक्ट है 14 में। तब साहिल क्लियर हो गया भाई, नहीं संस्कृति का था, क्लियर हो ना। 11, 14, 16 हैव ऑल ऑप्शन करेक्ट, ओके। फिजिबल, उसमें डाउट है तो पूछो, मतलब हो भी सकता है सारे ऑप्शन करेक्ट हो। 15 एंड 16, ओके साहिल। 15, 16 देखो, 15 एंड 16 एवरीवन। Which of the following statements are correct regarding ionic compound? ionic compound के regarding क्या क्या correct है? They are good conductor at room temperature in aqueous solution. बताओ, ionic का तो बताया था ना। आयनिक कंपाउंड तभी कंडक्ट करेगा जब वो फ्रोजन, तुम्हारा मोल्टन स्टेट में रहे, या एक्वस कंडीशन होगा, तो Na+Cl- अलग हो गया तो कंडक्ट करता था। और सॉलिड NaCl ले लोगे तो कंडक्ट नहीं करेगा, उसमें आयंस कहीं मूव नहीं कर सकते। तो बताया था ना गुड कंडक्टर। दे आर सॉल्युबल इन द पोलर सॉल्वेंट, वही बताया था, लाइक डिजॉल्व्स लाइक, ये भी डायरेक्ट स्टेटमेंट बताया हुआ है। दे कंसिस्ट ऑफ आयंस, ये तो डायरेक्ट था कि Na+Cl- है। हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, ये भी करेक्ट है। हाँ, तो इसमें डाउट क्या है, तो सारे सिंपल पॉइंट्स है नोट्स के। साहिल कैसे रॉन्ग कर दिया तुमने, ये सब तो नोट्स के डायरेक्ट पॉइंट है ना, कि आयंस होते हैं, कहाँ कंडक्ट करेंगे। हाँ, ऑल आर करेक्ट, तो क्या हो गया इसमें, उसमें रॉन्ग नहीं दिया है क्या आंसर, ऑल करेक्ट नहीं किया है।
ऑल आर करेक्ट आंसर साहिल। तो आंसर क्या था इसका? तुमने 2 3 1 4 कर दिया था, फर्स्ट छोड़ दिया था। अच्छा, तुम्हारे माइंड में कहीं ऐसा तो नहीं है कि चारों नहीं दे सकते? अरे कुछ भी देंगे, कॉम्बिनेशन परम्यूटेशन मत लगाओ, जो तुम्हें लग रहा है सही है। पहला तुमने छोड़ दिया कि आयनिक कंपाउंड एक्वस कंडीशन में कंडक्ट करता है। कैसे कंडक्ट करता था, मैंने मैकेनिज्म बताया कि NaCl डालोगे, चारों ओर से वाटर स्ट्राइक करेगा, हाइड्रोजन एनर्जी के कारण Na+ अलग हो जाएगा, Cl- अलग हो जाएगा। अब ये कंडक्ट करता है। और नोट्स में लिखा हुआ आयनिक कंपाउंड कंडक्ट्स इन एक्वस कंडीशन और मोल्टेन स्टेट। ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स कंटेन बोथ कोवैलेंट एंड आयोनिक बॉन्ड? NH4+ Cl-। अमोनिया में तो कोवैलेंट बॉन्ड है ही। केसियन में भी मेटल दिख रहा है, प्लस और माइनस, यही है ना? Cu2+ अर्थ सल्फेट, यहाँ भी आयोनिक आ जाएगा, बाकी कोवैलेंट तो दिख ही रहा है। और Na+ और OH-, यहाँ भी आयोनिक है, और O और H के बीच में कोवैलेंट है ही। यही है ना? हाँ, तो इसमें भी ऑल जाएगा फिर। ओके। हाँ, नेक्स्ट बताओ आगे। कितना? अच्छा, दो ही क्वेश्चन और बचा। 18 तक में और कोई है? ओके, हो गया एडवांस का। ओके, ठीक है, तो आगे टॉपिक स्टार्ट करें। मॉर्निंग का अभी 25 मिनट है ना? ओके, तो मॉर्निंग में हम लोग ये कर लेते हैं, आगे का कोवैलेंट बॉन्ड स्टार्ट कर लेते हैं, राइट? ओके, चलो स्टार्ट करें। नोट्स में भेज दूंगा। कौन सा चेंज कराना था इसमें? एक क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर है ना?
25 के जेई मेंस का, और कोई नहीं ना? ओके, चलो तो स्टार्ट करते हैं। कोवेलेंट बॉन्ड कुछ भेजा तुम लोगों ने। इन आवर क्लास टेस्ट क्वेश्चन नंबर 18 इज नॉट चेंज, मतलब शायद अच्छा 18 का आंसर चेंज करना था, चेंज नहीं हुआ। करा तो दिया था मैंने, भेज दिया था, नहीं कर पाए वो लोग। अच्छा ये हो जाएगा, ये तो मेजर टेस्ट है ना, सबके पास जाता। केमिकल बॉन्ड, so what is defined as chemical bond? Or chemical bond formed by sharing one or more electron pairs between atoms when each atom contributes equally. डेफिनेशन याद करने का कोई जरूरत नहीं है, मीनिंग चाहिए, है ना? इट्स कॉल्ड अ कोवैलेंट बॉन्ड। जैसे हाइड्रोजन एटम हो गया, इसने एक इलेक्ट्रॉन दिया, इसने एक इलेक्ट्रॉन दिया, ये शेयर हो गया, ये इधर से इधर भी मूव कर रहा है, ये दो इलेक्ट्रॉन इधर से इधर भी मूव कर रहा है, तो उसको हम लोग बोलेंगे कोवैलेंट बॉन्ड। ये सब क्लासिकल कंसेप्ट की बात कर रहे हैं हम लोग। जैसे ऑक्सीजन हो गया, ऑक्सीजन के पास तुम्हारे 8 इलेक्ट्रॉन होता है, तो एक इलेक्ट्रॉन वो इधर बॉन्ड बना लेगा, इसको एक इलेक्ट्रॉन बना लेगा। ये डॉट एंड क्रॉस जो दिखाया मैंने, इसका 2 इलेक्ट्रॉन, इसका ड्यूएट कंप्लीट हो गया, इसका ड्यूएट हो गया, और ऑक्सीजन का यहाँ से 8 आ गया। तो ये सब सबको मालूम होगा आई थिंक, है ना? ऑक्टेट कैसे आता है? तो ऑक्सीजन के पास कितना हो जाता है? ऑक्सीजन पास 6 बैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, तो कितना बॉन्ड बनाएगा? ऑक्सीजन पास 6 बैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 2 बॉन्ड बना लेता, काम हो गया उसका। 6 बैलेंस इलेक्ट्रॉन फॉर्म्स 2 बॉन्ड्स। कैसे बनाएगा 2 बॉन्ड? ये ऑक्सीजन ले लो, ये ऑक्सीजन ले लो, यहां से इसको क्रॉस से दिखा दे हम लोग। ऐसा शेयर हो गया, तो हो गया ना, इसको 2 इलेक्ट्रॉन ही मिल गया ना, इस शेयर्ड वाला इलेक्ट्रॉन इसके आसपास घूम रहा है, इसका भी शेयरिंग वाला यहाँ से यहाँ तक जा रहा है, तो दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। O माइनस 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, सो फॉर्म्स सिंगल बॉन्ड। जैसे O माइनस ले लो, तो ये जो एक इलेक्ट्रॉन है यही शेयर होगा, बाकी नहीं। यहाँ पे 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे, राइट, और इसके पास 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे, तो ये दोनों क्लोरीन जैसे हो गए। इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट, एक बॉन्ड बना के इसका भी कंप्लीट। O प्लस कितना बॉन्ड बनाएगा? 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन फॉर्म्स 3 बॉन्ड।
ऑक्सीजन लोगे तो एक इलेक्ट्रॉन 6 में से एक चला गया, 5 ही बचा है ना, तो 5 तुम्हारा कुछ ऐसे बॉन्ड बना लेगा, ऐसे हो गया ना। तो हाइड्रोजन आता है तो यहाँ पे एक, यहाँ पर एक, यहाँ पर एक, ऐसे होगा ना। टोटल इसका ऑक्टेट हो गया। नाइट्रोजन 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन फॉर्म 3 बॉन्ड्स टूवर्ड कंप्लीट ऑक्टेट, सब ऑक्टेट की ओर जा रहा है। नाइट्रोजन के पास जो 3 इलेक्ट्रॉन होंगे, यहाँ भी यहाँ से 3 ले लो, इसके साथ ही बॉन्ड बनाएगा। N प्लस कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? N प्लस कितना बॉन्ड बनाएगा ये बताओ। सिक्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन में 5 ही वैलेंस होते हैं ना। ग्रुप 13 पास 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ग्रुप 14 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ऐसा है। ग्रुप 13 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन कौन सा होगा? NH2 NP1 ना। ग्रुप 14 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, NH2 NP2। ग्रुप 15 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, NH2 NP3, ऐसा है ना। ग्रुप 16 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 2 + 4 6 हुआ ना। ग्रुप 17 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। हाँ बताओ, N प्लस पास कितने हो गए वैलेंस इलेक्ट्रॉन? हाँ 4 बॉन्ड, सभी ठीक है। अच्छा, नाइट्रोजन पास होता है 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, N प्लस 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, N माइनस एक एक्स्ट्रा बढ़ाया ना 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, N2 माइनस 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इसके पास 5 है, वो कितना बॉन्ड बनाएगा? 3 बॉन्ड बनाया तो काम हो गया उसका। इसको 4 बॉन्ड बनाना पड़ेगा तब 8 होगा। ये 6 है, कितना बॉन्ड बनाएगा? 2 ही इलेक्ट्रॉन चाहिए ना, तो 2 बॉन्ड बनाएगा। और N पे 2 माइनस है तो 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो एक ही बॉन्ड बनाएगा तो काम हो जाएगा ना। इट रिक्वायर्स अ सिंगल बॉन्ड। मतलब जिसके पास भी 7 इलेक्ट्रॉन रहे उसको एक ही बॉन्ड बनाने की जरूरत है, ऑक्टेट हो जाएगा। N प्लस के पास क्या हो गया? 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये कितना बनाएगा? 4 बॉन्ड्स, ऐसे होगा। N प्लस 4 ही इलेक्ट्रॉन है, तो हाइड्रोजन आएगा चारों से कंबाइन कर जाएगा, ऐसे। ये सबको क्लियर हो गया क्या अभी? ऐसे NO2+, ऐसे होगा। सबको क्लियर है कि डाउट है इसमें, ये बताओ। क्लियर?
NO2 नाइट्रोजन पे 4 ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 4 हो गया तो कार्बन जैसा हो गया। N पे प्लस मतलब उसको कार्बन मान लो, कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, ये भी 4 बॉन्ड बनाएगा हर जगह। N प्लस जहां भी मिलेगा वो 4 बॉन्ड ही बनाएगा। N पे माइनस मिल गया तो 6 हो गया, तो NH2 माइनस वो 2 ही बॉन्ड बनाएगा सर। O पे माइनस होगा, ऑक्सीजन रहेगा तो डबल बॉन्ड बनाया, और O माइनस कितना बनाएगा, सिंगल बॉन्ड। O माइनस कितना बनाता है, 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये 1 बॉन्ड बनाया। और ऑक्सीजन 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो कितना बनाएगा, 2 बॉन्ड्स बनाएगा। तो देखो ऑक्सीजन हर जगह 2 बॉन्ड बनाएगा, बट O माइनस बन गया तो एक ही बॉन्ड बनाएगा। हाँ क्लियर हो गया। यस ओके ओके। हाँ तो ये पार्ट हो जाता है कौन कितना बॉन्ड बना लेता है, राइट। तो इसमें क्या होगा, कोवैलेंसी। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स contributed by an atom of the element for sharing with other atoms. To achieve what? A novel gas configuration. उसको कोवैलेंसी बोलेंगे, है ना। कौन कितना कोवैलेंट बॉन्ड बनाया उसी को बोलते हैं कोवैलेंसी। ये देखो, कोवैलेंसी ऑफ सल्फर इज 246। 5 बॉन्ड नहीं बनाएगा सल्फर, क्या बनाएगा, SF2, SF4, SF6 या SO2, SO3। 6 बॉन्ड ही बनाया ना, कभी 5 बॉन्ड नहीं बनाता, क्योंकि ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन का क्या हो गया, बहुत इंटरेस्टिंग है ये वाला पार्ट, ये बहुत आगे यूज होगा, है ना। देखना सही से समझ लेना, ग्राउंड स्टेट क्या है इसका, 3s2 3p4। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं ग्राउंड स्टेट में, हाँ 6 है ना। तो ग्राउंड स्टेट में जाओगे तो क्या हो जाएगा, ये 3s2 ऐसे होता है, 3p4। तो यहाँ पे 2 बॉन्ड्स बन जाएंगे, और ये क्या होंगे, 2 लोन पेयर। जनरली जो लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट होगा कंबाइन इन दिस फॉर्म। मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव क्या कर सकता है ना, वो बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाता है, तो पहले अनपेयर करेगा इलेक्ट्रॉन को, और अनपेयर कर दिया तो उसके बाद ज्यादा बॉन्ड बनाएगा तो ज्यादा एनर्जी रिलीज आई, तो मोर स्टेबिलिटी इट कैन गेट ना। इसलिए ऑक्सीजन फ्लोरीन बहुत सारे बॉन्ड बनाते हैं, सबको अनपेयर करके बॉन्ड बनाते हैं। ये क्या होगा, जो हाइड्रोजन आएगा तो वो तो उतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं बनेगा, तो 2 ही बॉन्ड बना के चला जाएगा। हाइड्रोजन आएगा कहाँ पे बॉन्ड बना के जाएगा, उसको एक यहाँ से बॉन्ड बना जाएगा कि यहाँ पे बनाया जाएगा, निकल जाएगा वो। बट फ्लोरीन आता है तो उसको अनपेयर भी करता है वो। एग्जाम्पल हो गया इसका H2S, SF2, इस तरह से। तो यहाँ कोवैलेंसी कितनी हो गई, 2। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, सही से समझना, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट ये वाला पार्ट। ओके, अब ये एक्साइटेड स्टेट में जाएगा तो क्या होगा,
एक्साइटेड स्टेट 1। अब इसके पास 3p भी है, 3d भी है, 3s है, 3p है, तो 3d भी है, और 3d इसका वैकेंट है, 3d तो वैकेंट है। तो एक जो इलेक्ट्रॉन ये था ना, ये जंप करके इधर आ जाता है, उससे क्या फायदा होगा उसका? वो अब बॉन्ड ज्यादा बना सकता है ना, ज्यादा बॉन्ड बनाएगा तो ज्यादा स्टेबिलिटी आएगी। तो ये काम केवल मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट कर सकते हैं। मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट इसको इधर कर देंगे तो ये क्या बना लेगा यहाँ से? ये 4 बॉन्ड बनाएगा, एक लोन पेयर हो गया, 1 लोन पेयर एंड 4 बॉन्ड्स। एग्जाम्पल क्या होगा? SF4 SO2, SF4 में क्या हो जाएगा? ये लोन पेयर हो गया, SO2 में भी एक लोन पेयर हो गया, और ये 4 बॉन्ड दिख रहे। H2SO3 बना दो तो भी सल्फर के 4 बॉन्ड दिख रहे। क्लियर होना था? इधर 2 बॉन्ड बनाया, डायरेक्ट 4 बॉन्ड बना लिए। 6 का तो सवाल ही नहीं है, मतलब H4S बना ही नहीं। क्यों? हाइड्रोजन इज लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव, तो उसमें पावर ही नहीं है कि सल्फर को अनपेयर कर पाए। बट SF4 बन गया, SO2 बन गया, क्यों? फ्लोरीन ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव। बट उसमें भी SF3 नहीं बना कभी, क्योंकि अनपेयर होकर 2 इलेक्ट्रॉन से सीधे 4 पे आएंगे, 3 पे नहीं आया कभी। पहले 2 इलेक्ट्रॉन थे, अनपेयर होके टोटल 4 हो गया ना। हाँ, अब बताओ, ये क्लियर हुआ ये पार्ट जो बताया मैंने? क्लियर? ओके। अब ये एक्साइटेड स्टेट 2 में चला जाए तो कितना बॉन्ड बना सकता है? ये H2 में क्या होगा? दो दो बार एक्साइटेड होगा। ये जैसे हो गया 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, यहाँ पे, तो पहले क्या क्या एक्साइटेड हो गया? ये एक्साइटेड होके इधर गया तो 4 इलेक्ट्रॉन, ये भी अनपेयर्ड होके इधर चला जाए, टोटल कितना हो गया? 6 ना। तो वो जब इधर चला गया तब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन टोटल 6 हो गए। तो कभी भी 4 इलेक्ट्रॉन से 6 पे जाएगा, 5 हुआ ही नहीं, इसलिए इससे 5 डज नॉट एग्जिस्ट, डायरेक्ट 6 बॉन्ड बनाएंगे। अभी हो गया ना, 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इसीलिए कोवैलेंसी कितनी होगी? 6 ना। कोवैलेंट बॉन्ड 6 बनाएंगे, मतलब 6 कोवैलेंसी इक्वल टू 6, मतलब ये कितना बनाएंगे? 6 बॉन्ड्स बना लेंगे। एग्जाम्पल SO3, SF6, सही। ये सब हाइपर वॉलेंट है, इसके पास 12 इलेक्ट्रॉन है, अब ऑक्टेट रूल वैलिड है नहीं। H2SO3, तो ये जो मैंने बताया दैट इज कॉल्ड सिज्विक रूल ऑफ मैक्सिमम कोवैलेंसी। वो नाम नहीं याद है तो भी चलेगा, बट कंसेप्ट मालूम रहना चाहिए। कोवैलेंसी कैन बी expanded for थर्ड फोर्थ पीरियड्स। इसके आगे वाले सबके लिए सेकेंड पीरियड नहीं कर सकता। सेकेंड पीरियड उसको क्या प्रॉब्लम है? नो वैकेंट डी ऑर्बिटल। सो कैन नॉट एक्सपेंड कोवैलेंस, ये है ना, इसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल ही नहीं है, तो कोवैलेंसी उसका एक्सटेंड नहीं हो सकता। ये सब का तो बढ़ गया ना। हाँ, तो अब बताओ, सल्फर का बता दिया। ऑक्सीजन कितना बॉन्ड बना पाता था? ऑक्सीजन क्या था? 2H2 2p4। अब इसके पास 2d करके कुछ होता ही नहीं, तो जो है सो है, वो अनपेयर हो नहीं सकता।
तो मैक्सिमम कितना बॉन्ड बना सकता है ये? यही 2 बॉन्ड बनाएंगे ना फिर, तो OH2 ऐसे आएगा, है ना। तो क्वेश्चन पूछता है कि SF2 exist, SF2, SF4, SF6 exist, but OF4, OF6 does not, do not. ये दोनों एग्जिस्ट नहीं करते। OF2 भी एग्जिस्ट करता है। नो वैकेंट डी ऑर्बिटल, ये आएगा ही क्वेश्चन। नो वैकेंट डी ऑर्बिटल, तो वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं तो ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन अनपेयर होके कहां पर जाए, जा ही नहीं सकता ना। ऑक्सीजन पास क्या होता है, 2s2p, 2d करके कुछ होता ही नहीं। थर्ड में जाओगे तो 3s3p 3d होता है। इसी कारण एक और क्वेश्चन आता है, फास्फोरस ग्रुप 15 क्या होता है, 3s2 3p3, तो इसकी कोवैलेंसी क्या होगी, 3 and 5 बोथ। क्यों, अनपेयर्ड कर लेगा, 3s है 3p है, यहाँ ग्राउंड स्टेट में कंबाइंड किया तो क्या बना लेगा, PCl3 PS3 ऐसा होगा ना। बट एक्साइटेड स्टेट में जाएगा तो क्या कर सकता है वो, 5 बॉन्ड बना लेगा वो। नाइट्रोजन ये काम कर सकता है क्या, सोचो, नाइट्रोजन पास वैकेंट डी है क्या, PCl5 बना लेगा, है ना। हाँ, तो ये क्वेश्चन आता है बार बार, बहुत इंपॉर्टेंट आईआईटी का क्वेश्चन है। क्लियर, कि फास्फोरस तो 3 and 5 दोनों बना देता है, बट नाइट्रोजन नहीं बनाता है। NCl3 एग्जिस्ट, एकदम लर्न कर दिया। NCl5 डज नॉट, ये सब तुम्हें डायरेक्ट नोट्स इतना बार लर्न करो कि याद आ जाए सब। एग्जाम में जाओगे तो डायरेक्ट नोट्स के क्वेश्चन दिखेगा, लिख दिया तो, मतलब आईटी में जाओगे तो जेई में सेम क्वेश्चन सब आते रहेंगे। 2s है 2p है, अब 2d करके कुछ होता ही नहीं। इलेक्ट्रॉन अनपेयर हो तो कहाँ हो, लोन पेयर कैन नॉट बी अनपेयर, सो फॉर्म्स 3 बॉन्ड, तो ये आ जाएगा NH3 ऐसे। एक और लास्ट इसका, कोवैलेंसी ऑफ क्लोरीन बताओ, कोवैलेंसी ऑफ क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, जो थर्ड पीरियड ऑनवर्ड्स है, जो अपने आप में वैकेंट डी ऑर्बिटल है, एक बॉन्ड बनाएगा या 3 बनाएगा या 5 बनाएगा, 7 1 3 5 7 ना। क्लोरीन 3s2 3p3 3p5, कितने अनपेयर्ड दिख रहे हैं तुम्हें, थ्री एस टू थ्री बी थ्री, यहाँ पर कितना हो गया ऐसा ना, 3s2 3p5 है ना। ये एक बॉन्ड बनाएगा जैसे HCl HOCl ऐसे होगा ना। अब ये हो गया ग्राउंड स्टेट में एक बॉन्ड बनाता है, ES1 में कितना बनाएगा, स्टेट 1 में अनपेयर कर दो, अनपेयर करोगे एक को अनपेयर करोगे, बाकी को छोड़ दो, दो, अब ये 3 हो गया ना। यहाँ पे 3 बॉन्ड्स बनाएगा अभी, 3 बॉन्ड्स, एग्जाम्पल ClF3 HClO। क्लियर, ES2 में जाएगा तो एक और अनपेयर करो, 5 हो जाएगा, ES3 में कर दोगे तो एक और हो जाएगा, तो बस ये लिख देता हूँ फिर लेक्चर ओवर कर लेंगे। ES2 में कितना हो जाएगा, ये भी अनपेयर्ड कर दो, कितना हो गया 5 अनपेयर्ड ना, तो वैलेंसी कितनी होगी 5, मतलब वो 5 बॉन्ड बना सकता है वो HOCl ऐसा, और एक लोन पेयर बच जाएगा, ये लोन पेयर बच जाएगा ना। एक्साइटेड स्टेट 3 में कितना बॉन्ड बना पाएगा, ऑल अनपेयर्ड,
कुछ रॉन्ग हो गया लगता है, क्या रॉन्ग था? पहले में एक बॉन्ड, दूसरे में, पहले में एक था, फिर अनपेयर्ड किया तो एक इधर आ गया, 3 हो गए, इसमें 5 हो गए। ठीक है, ये 7 हो गए, ये कोवैलेंसी 7 आ गया ना, 7 बॉन्ड बना सकता है, सो कोवैलेंसी इक्वल टू 7। एग्जाम्पल HClO4।